अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो कुछ मैं लर्न करता हूँ, आपके साथ वो शेयर करता हूँ। साथ मेरा एनालिसिस और मेरा तज्ज़िया होता है। कल क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट हुई। उसके बाद मार्केट को क्रैश करना चाहिए था, लेकिन क्रिप्टो मार्केट उसको इग्नोर करती हुई नज़र आ रही है और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट में फ़िलहाल तो आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप मुझे इजाज़त दें बीटीसी, बल्कि मुझे अगर आप टाइम दें थोड़ा-सा, तो मैं बीटीसी की प्राइस का चार्ट पे थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। ये फिलहाल जो आपको कल 24 घंटों में बीटीसी की प्राइस ने जो पंप किया, वो पिछले 2 माह से इतनी बड़ी कैंडल आपको ये देखें जाके पिछले नवंबर के स्टार्ट में जाके जो बीटीसी की प्राइस ने बड़ी एक कैंडल बनाई थी, उसके बाद मुसलसल बीटीसी की प्राइस में इतना पंप नहीं आया। कल पंप आया क्यों? वो सीपीआई रिपोर्ट और जो फाइनेंशियल थोड़ी सी सिचुएशन है, वो थोड़ी सी बेहतर हुई है और उससे इन्वेस्टर्स उम्मीद रख के बैठे हैं कि शायद अब जो इंटरेस्ट रेट का प्रेशर है रिस्क ऑन मार्केट्स के ऊपर वो अब कम होगा। बहरहाल ये वाली रेंज अभी भी आपको क्लोजली वॉच करनी चाहिए मेरी नजर में। गो के इस वाली रेंज को बीटीसी की प्राइस ने टच तो किया है, लेकिन अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया। यहां तक आप जेन में रख लें। तकरीबन 19,600 की प्राइस, और ये हिस्टोरिकली भी, अगर आप मुझे थोड़ा और टाइम दे, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं। ये देखें, यहां पे यहां तक ये, यानी कोविड के दौरान के पीरियड में भी ये जो प्राइस रेंज है 18,000 और 19,000 की रेंज, ये वाली बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती आ रही है। तो इस वजह से जब तक ये बीटीसी की प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं करती है, तो मैं नहीं समझता कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यार बीटीसी की प्राइस जो है अब बुलिश है और प्राइस जो है वो ऊपर ही जाएगी। अभी तक इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो आप मुझे थोड़ा और टाइम दें, मैं इसको, हाँ, यहाँ पे इन केस कि अगर बीटीसी की प्राइस यहाँ से नीचे आती है, तो कहाँ तक नीचे आ सकती है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि यहाँ से अगर नीचे आती है और फिर दोबारा इसी की कंटिन्यूएशन अगर करनी है, तो फिर यहाँ से नीचे आके तकरीबन यहाँ से प्राइस आएगी, आ सकती है 18,570 की प्राइस में आके फिर यहां से रीटेस्ट करके, अगर रीटेस्ट करके इसने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है, अगर इसने ऊपर जाना है तो फिर यहां से ऊपर जा सकती है, अदरवाइज यहां से स्ट्रेट अवे ऊपर भी जा सकती है। इट ऑल डिपेंड। अभी ये जो भी होगा, आपने चार्ट पे इस पे नजर रखनी है बीटीसी की प्राइस के ऊपर, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट थोड़ा पंप कर रही है, आपके अंदर एक फोमो की सिचुएशन है कि यार कहीं मैं मिस ना कर जाऊं अपॉर्चुनिटी, कहीं वाकई मार्केट ने अपना, क्योंकि मार्केट में कुछ एनालिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है, मैं प्लान बी की ट्वीट देख रहा था जिसमें प्लान बी के मुताबिक 15,500 की प्राइस, जो कि पिछले साल बीटीसी ने मेरा ख्याल है जुलाई के महीने में अपना बॉटम देखना था, अपना बॉटम बनाया था, प्लान बी के मुताबिक तो क्रिप्टो मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया, बीटीसी ने अपना बॉटम बना लिया। अब बीटीसी जो है ऊपर ही जाएगा या इससे ऊपर साइडवेज आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीटीसी ने अब ऊपर जाना है क्योंकि फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं और पिछले साल का प्रेशर जो है, कुछ तो जो है बीटीसी की प्राइस को 1 साल बैरिश 3 साल बुलिश, 1 साल बैरिश 3 साल बुलिश, जो कि पिछले साल बैरिश रही है बीटीसी की प्राइस और मार्केट सारी। तो इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब ये जो अगले 3 साल हैं इसमें बुलिश मार्केट जो है वो बुलिश होगी। कुछ का मानना है कि ये मार्केट अब बुलिश है, अब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप अभी बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये फेक डंप है, ये बुल को ट्रैप करने का एक सिलसिला चल रहा है, क्योंकि फंडा मार्केट आउटसाइड भी और इनसाइड क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, जो कि मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं। उन डेवलपमेंट्स को जेहन में रखें तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब बुलिश होगी या मार्केट क्रैश कर सकती है। थोड़ा सा इथीरियम का चार्ट पे जायजा लेते हैं। इथीरियम ने भी अपनी ये वाली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अगर आप देखें पिछले 4-5 माह से ये वाली जो प्राइस रेंज थी तकरीबन $1370 की प्राइस, इसको बीटीसी इथीरियम की प्राइस जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अभी रिसेंट जो पंप आया इसमें फिलहाल तो प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड हो रही है। इन केस, वैसे तो अगर आरएसआई पे नजर डालें तो इस वक्त इथीरियम ओवरसोल्ड की रेंज में ट्रेड हो रहा है, यानी इस वक्त जब ओवरसोल्ड होता है तो उसके बाद करेक्शन होनी होती है। लेकिन बहरहाल करेक्शन को वॉच करने के लिए आपने इसको देखना है। ये वाली जो रेंज है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब वो एज अ सपोर्ट काम करेगी। अब यहां पे मुमकिन है रीटेस्ट करके प्राइस इथीरियम की मजीद आगे कंटिन्यू करे। अगर कंटिन्यू करे तो मेरी नजर में नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इथीरियम की प्राइस को आ सकती है
वो $1650 की रेंज में फिर ऐसे आके ऐसे प्राइस ऊपर जा सकती है। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में ये जो पीछे वाला पैटर्न था इथेरियम की प्राइस का, उसकी जो लोएस्ट हाई है, ये देखें, इस वाली लोएस्ट हाई को ब्रेक करेगी इथेरियम की प्राइस, तो हम कह सकते हैं, जो कि रेंज बनती है तकरीबन 1650 की जो प्राइस है, ये अगर इसको ब्रेक करती है, बेशक ऊपर से थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा वापस आए, थोड़ा सा क्रैश करे, लेकिन उसके बाद जब तक ये वाली रेंज ब्रेक नहीं होती, तो ये वाला जो पैटर्न था, ये वाला पैटर्न मेरी नजर में इनवैलिडेट नहीं होता। अब मार्केट की अगली बड़ी अपडेट की तरफ आते हैं, जो मैं आपको स्टार्ट में बताया कि जिसका इंपैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। ये आपको गैरी गैंसलर, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड हैं, उनकी मैं एक वीडियो का छोटा सा चंक 2-3 मिनट What का do seatbelts have to do with crypto lending? मैंने ये वीडियो सारी वॉच किया, बजाय इसके कि मैं प्ले करूं, मैं आपको बता दूं। कहते हैं गैरी गैंसलर का कहना यह है कि जैसे हम गाड़ी हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, बाकी सारे सवार होते हैं, वो बेशक बस है, वो बेशक कार है, तो उसमें हर बंदे को सीट बेल्ट हम डालते हैं ताकि इन केस कि अगर कुछ होता है तो सीट बेल्ट हादसे से कदरे महफूज रखे। वो कहता है, गैरी गैंसलर का मानना यह है कि इसी तरह क्रिप्टो के अंदर भी हम जो रेगुलेटर्स हैं, हम सीट बेल्ट के तौर पे काम करते हैं। क्योंकि अभी ये इन्होंने, गैरी गैंसलर ने अभी ट्वीट किया कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जेनेसिस और जेमिनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफर करवा रहे थे। किसको? जेमिनी के यूजर्स को। ऑलरेडी मैं वैसे आपको बता चुका हूं, मुझे अगर आप थोड़ा सा और टाइम दे, मैं आपको थोड़ा रिपीट करवा देता हूं। जेमिनी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिन्होंने फरवरी, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, फरवरी 2021 में इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के मुताबिक तरीकाकार क्या था कि जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पे एक लैंडिंग की एक प्रोडक्ट ऑफर करवाई, जिसमें जेमिनी के जो क्रिप्टो यूजर्स थे, उन्होंने अपने क्रिप्टो एसेट्स वहां पे लैंड करने थे। जेमिनी ने वो सारे क्रिप्टो एसेट्स, वो सारा पैसा, वो सारा सरमाया जेनेसिस को दे देना था। जेनेसिस क्या है? एक लैंडिंग, इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब उसको पैसा दे दिया। अब वो जेनेसिस कहां पैसा इस्तेमाल कर रहा है, इसका कोई, जो रिटेलर्स है, जिनके असल में जिनके पैसे हैं, उनको कोई अपडेट नहीं है। तो यही सील्ड बेल्ट जो गैरी गैंसलर बात कर रहा है कि भाई, अगर आप लोगों ने कोई इस तरह की बारोइंग और लैंडिंग कोई ऑफर करवानी है, जैसे बैंक्स वगैरह करवाते हैं, तो उनका बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि बैंक वगैरह कहां करवाते हैं, या एटलीस्ट अगर जो इन्वेस्टर है, जो लेंडर है, उनको ये नहीं बताया जाता कि उनके पैसे कहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वो रेगुलेटेड तो होते हैं। अंडर रेगुलेशन अगर वो काम सबको कर रहे हो, तो मतलब कोई ना कोई तो चेक एंड बैलेंस तो होता है। तो इस वजह से गैरी गैंसलर कहता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इस तरह के सीट बेल्ट होने चाहिए। आप लोग अपने पैसे इन क्रिप्टो फर्म्स को दे देते हैं, और वो क्रिप्टो फर्म्स किस जगह आपका इस्तेमाल करती हैं, अगर आपको बेनिफिट देती हैं तो आप खुश हैं, अगर लॉस देते हैं तो आपको परेशान नहीं। वो कहते हैं कि साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई, आप जो हमारे पैसे रिटेलर के यूज कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, आपको उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। जो द ब्लॉग ने इस सारी रिपोर्ट की है, उसमें एसईसी की तहकीकात के मुताबिक इन्होंने पार्टनरशिप की, जो मैंने आपको बताया। उस पार्टनरशिप के मुताबिक जेमिनी ने अपने यूजर्स के पैसे उनको देने थे, और बदले में जेमिनी को क्या मिलना था? 4.2% एजेंट फीस मिलनी थी। ये एजेंट फीस 4% अर्न करने के चक्रों में उन्होंने सारे तकरीबन 900 मिलियन के फंड्स जो थे 3.5 लाख यूजर्स के, उनको जेनेसिस को दिए थे। और जेनेसिस, आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में शायद मैंने बताया कि जेनेसिस ऑलमोस्ट क्लोज टू बैंकरप्सी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत नेगेटिव न्यूज है। लेकिन मार्केट जो है, अगर आप देखें तो मार्केट में आपको ये नेगेटिव न्यूज का कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि शायद जो इन्वेस्टर है, जो, या तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वाकयातन ये एक बुल ट्रैप है, स्ट्रॉन्ग बुल 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 ट्रैप है, या वाकयातन इन्वेस्टर जो है, जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जो थोड़े बेहतर होने की उम्मीद है, उस पे नजर गाड़ के तो इस वजह से बाइंग कर रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है। अच्छा, इसमें विंकली ब्रदर, अब पहले कैमरॉन पब्लिकली ओपन था, अब उसका जो दूसरा जुड़वा भाई है टेलर, उसने ट्वीट किया, उसने कहा जी हम बहुत मायूस है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, हम तो ऑलरेडी अपने जो क्रेडिटर्स हैं, जिनके पैसे, हम तो उनके लिए फाइट कर रहे थे, तो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे खिलाफ जो लीगल एक्शन लिया है, इससे हमारी जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बड़े महदूद हो गए हैं। बंदा इनसे पूछा कि आप लोग जब पब्लिकली आके, ये दोनों, एक साइड पे आपको डीसीजी ग्रुप नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे आपको जेमिनी एक्सचेंज, इनके मालिकान, इनकी लीडरशिप जब चीजों को पब्लिकली ले जाएगी,
तो फिर ऑब्वियसली ये जो रेगुलेटर्स हैं वो भी तो इसको वॉच कर रहे हैं ना। तो रेगुलेटर्स ने देखा कि भाई किस तरह पैसों की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं दोनों, अब दोनों को वो अदालतों में लेके जाएंगे और इससे मेरी नजर में वक्ती तौर पे इसका प्रेशर आना चाहिए था जो नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें अच्छी हो रही हैं। इससे दो चीजें, एक तो ये है कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेशंस की तरफ जाएगी, उसका रुझान बढ़ेगा। दूसरा, जो इन्वेस्टर है उसको भी शऊर आएगा कि यार ये 4% 5% के प्रॉफिट की लालच में आप अपना सारा सरमाया जो है किसी को दे दें, और लोग जो है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से अब उनके अंदर शऊर आ रहा है कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में हमें अपने क्रिप्टो एसेट्स को रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे ये पॉजिटिव जो है इंपैक्ट हो रहा है। वक्ती तौर पे मुमकिन है जब ये मजीद केस आगे अदालतों में चले तो मजीद मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आए यहाँ होने वाली डेवलपमेंट्स की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें सब बेहतर हो रही हैं इस क्रिप्टो मार्केट के लिए। अच्छा जी, रेगुलेटर्स की मैं बात कर रहा था। अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने बिटकनेक्ट एक फर्म थी, मेरा ख्याल है 2014-2016 के करीब इन्होंने किया था। इसके जो फाउंडर हैं सतीश कुंबानी, इनको फरवरी 2022 में इंडाइट किया था और अभी उसके जो क्रेडिटर्स थे उनको $17 मिलियन जो है ये वापस कर रहा है। ये रेगुलेटर्स जो हैं वक्ती तौर पे ये थोड़ा सा डरावना सा सीन तो महसूस होता है, लेकिन ये अल्टीमेटली यूजर्स को बेनिफिट देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म वायर, हाँ वायर ने चंद दिन पहले अपने जो यूजर्स थे उनकी विड्रॉवल पे लिमिट लगा दी, माफ कीजिएगा, कि वो अपने जितने फंड्स हैं उसका 90% विड्रा करवा सकते हैं। इसका मतलब है जो 10% है, या तो वायर के पास उतने फंड्स नहीं है। अब यही जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इनकी खुर्द-बुर्द की वजह से ये रेगुलेटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस मार्केट को रेगुलेट करें, इस मार्केट को रेगुलेट करेंगे। बहरहाल इस न्यूज की अपडेट ये है कि वायर ने वो जो पहले लिमिट लगाई थी 90% विड्रॉवल कैप, वो अब लिमिट इन्होंने ऑफ कर दी है। इन्होंने कहा जी कि क्रिप्टो फंड हैव लिफ्टेड द, क्यों? क्योंकि इन्होंने द सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फिनटेक फर्म अनाउंस्ड दैट इट हैज रिसीव, इन्होंने फाइनेंस रिसीव किया, कहां से? किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर से। अब कौन सा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये भी नहीं बताया अपने जो यूजर्स हैं, अपने जो इन्वेस्टर हैं। बहरहाल ये चीजें, अब ये सारा जो पिछला सेगमेंट था उस सेगमेंट से जो हासिल यही है हम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का, कि आपको एक तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये 4% 10% भी सालाना, 10% सालाना है, ये 10% रोज नहीं मिलेगा आपकी स्टेकिंग के ऊपर, आपकी लैंडिंग के ऊपर, ये सालाना आपको मिलेगा। तो 10%, 5%, 20% भी अगर हो तो इसकी लालच में नहीं पड़ना आपको चाहिए। बहरहाल कुछ जगह ऐसी हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट जहां आप इंगेज होते हैं तो वहां स्टेकिंग आपकी मजबूरी है। मिसाल के तौर पे CDFI की मैं बात कर रहा था, तो वहां अगर आपने बेनिफिट उठाना है तो आप उनके टोकन को स्टेक करेंगे तो आप पार्टिसिपेट करेंगे। जहां मजबूरी नहीं है वहां आपको ये परसेंटेज की लालच में नहीं जाना चाहिए, और आपको अपने एसेट जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखने की बजाय डिसेंट्रलाइज अपने पर्सनल वॉलेट में उनको रखें। अच्छा जी, आगे ये मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट के कुछ कॉइन्स एंड टोकन्स हैं, उनकी इन्फ्लेशन रेट, ये मिसारी का डाटा है। अब मेरे पास मिसारी जो एनालिटिकल एक फर्म है उसका प्रो अकाउंट नहीं है। अगर प्रो अकाउंट होता तो और भी मैं बहुत सी चीजें यहां से निकाल के आपके साथ शेयर कर सकता था। फिलहाल मैं आपको बताता हूं ये वो कौन से टोकन्स हैं और इनके इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। इस वक्त इन्फ्लेशन 2023 में, ये आपको परसेंटेज नजर आ रही है बिल्कुल छोटी सी, अगर मुझे ये देखें, ये वाली है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आपने ये सारी परसेंटेज को विजिट करना है तो आप एक एक करके आप देख सकते हैं जिस टोकन में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये टोकन की इन्फ्लेशन है, यानी 2023 के साल में इनके टोकन की सप्लाई में कितना इजाफा होगा। तो ओकेबी जो ओके एक्सचेंज का टोकन है, इस साल के एंड यानी 31 दिसंबर 2023 में ओकेबी के टोकन में 266 गुना इजाफा होगा। यानी ये जो आपको इन्फ्लेशन रेट नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इस पूरे साल अगर मार्केट में मजीद पैसा नहीं आता और इनके टोकन की सप्लाई 266 गुना, 251 गुना, 61 गुना, इतने गुना अगर उसमें सप्लाई में इजाफा होता है, तो अगर उतना भी मार्केट कैप रहता है, मतलब उनका मार्केट कैप नहीं निकलता है, तो फिर भी उनकी प्राइसेस जो है वो डंप होगी। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत कारआमद है, खसूसन ओकेबी और DYDX 1 इंच, इनकी इसी आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी बड़ी अनलॉकिंग लॉकिंग है, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। मेरे से किसी ने पूछा
DYDX, कल मैंने आपको बताया कि DYDX के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन DYDX के जो टोकानोमिक्स है वो बहुत पुअर है। इस साल में तकरीबन 251% इसकी सप्लाई में, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है तो उसमें 1 लाख से 251% जो है उसमें इजाफा होगा सप्लाई में। तो DYDX के फंडामेंटल्स नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, उनकी अपनी चेन लॉन्च हो रही है, इस वक्त मार्केट सबसे टॉप डेक्स है, ये सारी चीजें एक जगह हैं, लेकिन इसके टोकानोमिक्स जो हैं वो बड़े वर्स हैं। ये भी मैं चाहता हूं आपके साथ में लाजमी शेयर करूं, क्योंकि कल मैंने आपको DYDX के हवाले से आपको बताया कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी टोकानोमिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। अच्छा, अभी इनकी चंद दिनों के अंदर अंदर अनलॉकिंग भी होनी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा किस डेट में होनी है। 1 इंच जो है उसकी 61% होनी है। बाकी ये सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरी एक लिस्ट है टोकन्स की, इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वो सारे टोकन के नाम है, यहाँ पे नाम देख लें आप। ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको घुमाता हूँ, ये सारे नाम हैं जिनकी आप इन्फ्लेशन रेट देख सकते हैं। तो अगर आपने इसमें किसी में इन्वेस्टमेंट की है तो टोकानोमिक्स को जेन में रख के फिर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान कीजिएगा। अच्छा जी, पॉलीगॉन अपने हार्ड फोर्क की तरफ जा रहा है। न्यूज मैं ये आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं क्योंकि हार्ड फोर्क नॉर्मली जब होता है तो चेन की दो दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे इथीरियम का अगर हार्ड फोर्क हुआ तो इथीरियम क्लासिक और इथीरियम जो विटालिक बटन है वो हो गया। फिर उसके बाद अभी प्रूफ ऑफ स्टेक में गया तो फिर एक नया हार्ड फोर्क हुआ, उसमें इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क अलग हो गया और इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक जो है अलग हो गया। तो हार्ड फोर्क से एक चेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह बीटीसी के भी आपको हार्ड फोर्क के कई वर्जन, बीटीसी कैश और बीटीसी गोल्ड, बीटीसी सुशी वर्जन, आपको बहुत से वर्जन है। पॉलीगॉन के साथ ऐसा केस नहीं है। हार्ड फोर्क ये करने जा रहे हैं। काम यह है कि जब कभी इनकी चेन के ऊपर भी, मेरा ख्याल है पिछले साल की बात है, इनकी चेन पे एक फार्मर की एक गेम बड़ी पॉपुलर हुई थी। उस गेम की पॉपुलैरिटी की वजह से इनकी जो ब्लॉकचेन है वो भी चोक हो गई। तो ये गैस की फीस की जो स्पाइक्स इनमें नजर आती है उसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ये प्रोटोकॉल अपग्रेड कर रहे हैं, और उस अपग्रेड को ये सॉफ्ट फोर्क नहीं कर सकते, उसके लिए मजबूरी है कि ये हार्ड फोर्क करेंगे। तो हार्ड फोर्क होगा सही, लेकिन इसकी पुरानी हार्ड फोर्क का मतलब यह है कि पुरानी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसके बाद हार्ड फोर्क के बाद नई बनने वाली जो हिस्ट्री होगी वो अलग होगी। लेकिन ये अलग दो चेन्स नहीं बननी है, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की भी जरूरत नहीं है कि ये हार्डवेयर होगा तो पता नहीं इसकी प्राइस बहुत ज्यादा पंप होगी। ये नॉर्मल का एक अपग्रेड है, इतना ज्यादा कोई हाइप तो मुझे नजर नहीं आ रही। अभी बहरहाल मेरा ख्याल है 17 तारीख को ये अपग्रेड करना, आज 13 है 17 तारीख को ये अपग्रेड होना है। पॉलीगॉन मुमकिन है इस दौरान कोई हाइप बने और पॉलीमैटिक की जो प्राइस है वो आपको पंप होते हुए भी नजर आए। अगली गुड न्यूज मार्केट की, सैमसंग बहुत बड़ी ब्रांड है, दुनिया की मल्टीनेशनल ब्रांड है। उनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने हांगकांग में बाकायदा बिटकॉइन का फ्यूचर ईटीएफ जो है वो अप्रूव करवाया, बाकायदा वो एक्टिव भी हो गया, ये वो काम भी कर रहा है। फ्यूचर ईटीएफ और स्पॉट ईटीएफ में फर्क होता है। स्पॉट ईटीएफ जब कोई कंपनी ऑफर करवाती है, अमेरिका में जो फ्यूचर ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ्स क्या है, एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड, जहां पे इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी होती है। तो स्पॉट ईटीएफ में ये होता है कि बाकायदा आप उस एसेट्स की स्पॉट में बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब चूंकि ये है डिजिटल तो इसका फिजिकल तो वजूद होता नहीं है, तो डिजिटली आप बाकायदा स्पॉट में बाइंग और सेलिंग। फ्यूचर ये है कि ये डेरिवेटिव होता है, यानी वो असल एसेट नहीं होता, उस एसेट का एक आईओयू होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाई टोकन जो है, जो ह्यूबी एक्सचेंज पे या दूसरी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, वो जनरली पाई टोकन नहीं है, बल्कि उसका एक डेरिवेटिव है, उसका एक आईओयू है। तो इस वजह से जब आपने ये स्पॉट ईटीएफ की बात होती है, स्पॉट ईटीएफ जब कोई होता है तो उसमें इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी आती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जिन्होंने लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करनी है, ये उसके लिए होता है। यही वजह है कि अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ की ट्राई करते हुए बहुत सी कंपनीज आगे आई, जिसको अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो अभी तक अप्रूव नहीं कर रहा। अच्छा जी, अगली न्यूज बोंक के हवाले से है। बोंक की कम्युनिटी, आपने, मैं चार्ट पे अगर आप नजर डालूं, ये सोलाना के ऊपर एक मीम टोकन है। मीम लवर के लिए ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी। इन्होंने जनाब सोलाना के ऊपर, सोलाना जो कि $8-9 पे ट्रेड हो रहा था, एकदम बोंक टोकन आया, मीम टोकन आया। उस पता नहीं किसने लॉन्च किया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन तकरीबन 9000 गुना इसकी प्राइस पंप की। अभी इनके फाउंडर्स का कहना यह है कि उन्होंने 5 ट्रिलियन बोंग टोकन अपने जो टीम एलोकेशन, यानी टीम के जितने टोकन थे उनमें से 5 ट्रिलियन टोकन जो है इन्होंने बर्न कर दिए हैं।
अब 5 ट्रिलियन बर्न के आप इमेजिन करें टोटल सप्लाई कितनी होगी। लेकिन चार्ट की तरफ अगर आप नजर डालें तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। यहां से प्राइस पंप किया 9,000 को ना पंप किया। यहाँ पे जो बेचारे जो मीम लवर्स थे, जो इस उम्मीद के साथ थे कि ये और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, जो जो यहाँ पे बॉन्ग टोकन खरीद के बैठा हुआ है वो तो अब बेचारा फंस गया। अब ये प्राइस जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं इस रेंज पे ट्रेड हो रही है। अब ना जाने कैसा कोई दोबारा कोई इवेंट होगा कोई, क्योंकि ये मीम कॉइन के पीछे प्राइस ड्राइव करने के पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके स्पेकुलेशन। तो अब दोबारा जब तक कोई स्पेकुलेशन नहीं बनती तो बॉन्ग की प्राइस आपको इसी रेंज में। अब ये जो एक छोटा सा स्टंट था इनका कि हमने 5 ट्रिलियन बॉन्ग टोकन जो है वो बर्न कर दिए हैं, तो प्राइस पे उसका कोई इंपैक्ट तो नजर नहीं आ रहा। इस न्यूज का होना तो चाहिए था। तो अब लेट्स सी, अब जो बेचारे यहाँ पे इसमें मीम कॉइन में ये टोटल स्पेकुलेशन होती है, ये टोटल आपकी गुड लक है। आपने बाय किया उसके बाद आप अच्छा खासा रिवार्ड आपको मिलता है, ठीक है। लास्ट में जी मिसारी की अभी एक रिपोर्ट है कि मैकर डाओ के साथ, ये मेरी नजर में ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। मिसारी ने रिपोर्ट किया है कि ब्लॉक टावर, मेकर डाओ और सेंट्रीफ्यूज, इन तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है जिसमें रियल वर्ल्ड जो एसेट्स हैं लाइक गोल्ड, लाइक प्रॉपर्टी, इस तरह के जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, ब्लॉक टावर जो है वो क्या करेगा, इन एसेट्स को, मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, अब पड़ा पड़ा मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो हम रवायती बैंकों में जाते हैं, वहां पे हम गोल्ड दे के तो वहां से कर्ज ले लेते हैं। क्रिप्टो में भी अब यही चीज जो है वो आएगी। मेरा ख्याल है अगले चंद सालों में ये मार्केट मजीद मैच्योर और मजीद ग्रो करेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ब्लॉक टावर ने कहा जी कि हम आपको रियल वर्ल्ड इन्वेस्टर लेके आएंगे जिनके पास रियल वर्ल्ड के एसेट्स पड़े हुए हैं लेकिन उनको कर्जा चाहिए। वो क्या करेगा, ब्लॉक टावर रियल वर्ल्ड एसेट्स को लेके आएगा, सेंट्रीफ्यूज उन एसेट्स को टोकनाइज करेगा, और जब वो टोकनाइज हो जाएगा कि किसके पास कितना गोल्ड है, उसका टोकनाइज वर्जन मेरे पास आ जाएगा, तो मेकर डाओ उसको कोलेटरल लाके उनको टोकन्स को तो बदले में डाई टोकन जो है वो ऑफर करवाएगा। जब वो डाई टोकन उन रियल वर्ल्ड एसेट होल्डर्स के पास जब वो डाई टोकन जाएगा तो उससे वो क्रिप्टो मार्केट में बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तकरीबन 220 मिलियन के करीब है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट अगर ग्रो करती है तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, उन एसेट्स को, एक बंदा है जिसके पास 3-4 घर है, उन 3-4 घर को वो रेंट पे भी दे सकता है, और साथ साथ अगर वो इस तरह कोलेटरल रख के मजीद कर्ज लेके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेडिंग करे, तो ये एक बिग एक अपॉर्चुनिटी है, एक फूड फॉर थॉट है। जितना इस मार्केट के बारे में सोचें उतना ही ये आप लर्न करेंगे इस हवाले से, ठीक है जी। लास्ट में ये बिटडाओ टोकन का आज 13 तारीख है, 15 तारीख को इनका टोकन अनलॉक होना है। तकरीबन 85 मिलियन का बिटडाओ का टोकन है बिट, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। होपफुली इस, अगर वैसे तो नॉर्मली जब मार्केट पंप कर रही होती है तो इस सूरत हाल में जब टोकन अनलॉक होते हैं तो डंप शायद ना 100% डंप आपको नजर ना आए, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट के कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये बुल ट्रैप है। अब अगर तो जब ये टोकन अनलॉक होंगे, अगर वो समझ सकें यार मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है तो वो सेल करते हैं, तो बिट डाउ का जो टोकन बिट है वो सेल हो सकता है। बहरहाल आपने चार्ट के ऊपर नजर रखनी है। अगर आपने बिट डाउ के टोकन पे इन्वेस्टमेंट की है तो ये खबर आपके लिए मेरा ख्याल फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।